करेंगे सीएम। खेल मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बैडमिंटन संघ के सचिव ने इसकी जानकारी दी है। थॉमस कप विजेता को सम्मानित करेंगे पिता संघ लक्ष्य सेन। शिखर होटल में मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर थॉमस कप विजेता लक्ष्य सेन को सम्मानित किया जाएगा और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्हें सम्मानित करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहेंगी। बैडमिंटन संघ के सचिव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पिता संघ लक्ष्य सेन शिखर होटल में मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान मौजूद रहेंगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्हें सम्मानित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। थॉमस कप विजेता लक्ष्य सेन को आज सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करने वाले हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। थॉमस कप विजेता लक्ष्य सेन को आज सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करने वाले हैं। बैडमिंटन संघ के सचिव ने इसकी जानकारी दी है। शिखर होटल में लक्ष्य सेन अपने पिता के साथ मौजूद रहेंगे और इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या वहां पर मौजूद रहेंगी और आज लक्ष्य सेन जो कि थॉमस कप विजेता है, उन्हें आज सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। थॉमस कप विजेता लक्ष्य सेन को सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करने वाले हैं। एक बड़ी उपलब्धि थॉमस कप विजेताओं के लिए, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 73 साल के बाद थॉमस कप पर भारत का कब्जा हुआ था, जिसके बाद आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? किस तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है और कौन कौन से विभाग के मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए लक्ष्य सेन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और लक्ष्य सेन की अगर हम बात करें तो वह जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्य रूप से जो है अल्मोड़ा में जन्मे लक्ष्य को बैडमिंटन एक विरासत में मिला है, क्योंकि उनके दादा जो सीएल सेन थे, वह भी जो है अल्मोड़ा के बैडमिंटन के जो है भीष्म पिता कहा जाता था उनको। और यही वजह है कि वह भी कई जो नेशनल लेवल पर जो बैडमिंटन खेल चुके थे और राष्ट्रीय स्तर के वह कोच रह चुके थे। वर्तमान समय में इस तरह से जो प्रकाश पादुकोण अकादमी है उसमें अपनी सेवाएं दे रहा है। तो लक्ष्य सेन को यह जो बैडमिंटन का जो ट्रिक या फिर जो बैडमिंटन की हाई रिचुअल है, उसको आदत जो है उसको वहां पे विरासत मिली थी। विरासत मिलने के बाद इस तरह से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, जो कि करीब लंबे अरसे बाद भारत को यह उपलब्धि मिली है। तो ऐसे में अब अल्मोड़ा ना हो रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। तो ऐसे में देहरादून में जो है एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जो सम्मान समारोह के रूप में होगा। मुख्यमंत्री सेवा सदन में जो यानी जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्ष्य सेन का जो है सबको करेंगे, सम्मान समारोह करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो है खेल मंत्री रेखा आर्य समेत कई मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। तो मुख्य रूप से फिलहाल यह कोशिश की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ऐलान किया था कि उनको कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो नई खेल नीति बनाई गई है, नई खेल नीति के तहत तमाम प्रावधान किए गए हैं कि जो इस लेवल तक यानी इंटरनेशनल लेवल तक जो खेल के आएगा उसको इतने करोड़ रुपए या फिर इतने लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। तमाम जो नौकरियों में रियायत दी जाएगी। तो उसके तहत हालांकि अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई है, लेकिन उसको जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो पुरानी शिक्षा नीति अभी तक पुरानी जो खेल नीति अभी तक चली आ रही थी, उसके तहत जो है लक्ष्य सेन को जो है पुरस्कार दिया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। तो मुख्य रूप से फिलहाल कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में रखा गया है, जहां पर सम्मान किया जाएगा और तमाम आज की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या रोहित, लक्ष्य सेन के अलावा जैसे उनके पिता, खबरें आ रही हैं कि वो उनके साथ मौजूद रहेंगे, तो क्या थॉमस कप विजेता के अन्य खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं या सिर्फ लक्ष्य सेन अपने पिता के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन लक्ष्य सेन के साथ उनके पिता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा बात करें तो तमाम अन्य जगहों से जो लोग उसमें खिलाड़ी शामिल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उत्तराखंड से जो है लक्ष्य सेन आते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से आते हैं। तो ऐसे में उनको शामिल होने की जो उनके पिताजी के शामिल होने की फिलहाल चर्चाएं हैं कि वो दोनों लोग शामिल होंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों की भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन बशर्ते जो कार्यक्रम रखा गया शाम को 6 बजे रखा गया है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो ऐसे में इसको लेकर के भी राज्य सरकार लगातार भारत ने करीब 73 साल के बाद इस कप पर अपना कब्जा जमाया है और ऐसे में खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होना भी बेहद जरूरी है। तो कब से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा रोहित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
बिल्कुल देखिए, सम्मान समारोह जो कार्यक्रम रखा जाता है उसको सबसे बिल्कुल सही बात यही है कि अन्य खिलाड़ियों को एक उत्साहवर्धन मिलती है और उनको खाली मोटिवेशन मिलता है। जी। यही वजह है कि राज्य सरकार भी अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो अभी अपने गोल तक अचीव करें। तो इस बात कोशिश किया गया है और सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है। जी। फिलहाल जो सम्मान समारोह रखा गया है वो शाम को 6 बजे जो है जनता दर्शन हॉल में रखा गया है, जहाँ सभी लोग एकत्र होंगे। उसके बाद से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्ष्य सेन को सम्मानित करेंगे हम्म। और ये कार्यक्रम करीब 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ उसके बाद कार्यक्रम सम्मानित करने के बाद उनको धनराशि सौंपी जाएगी, एक सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। और इसको मिलाकर कार्यक्रम में जो है कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, स्थानीय विधायक मौजूद रहेंगे, अल्मोड़ा के विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी सुबह से चल रही है। यही वजह है कि सभी लोग उपस्थित हो पाए। जो कार्यक्रम रखा गया शाम को 6 बजे रखा गया है, क्योंकि जी। दिन में आना संभव नहीं, सभी लोगों को पहुंचना संभव नहीं। ये वजह कार्यक्रम 6 बजे रखा है ताकि सभी लोग जी। इसमें शरीक हो सकें। जी। जी बिल्कुल। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे फिर आपसे मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर खबरों में आगे। बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में आम जनता से लेकर चार धाम यात्रियों को अगले 24 घंटे तक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम निदेशक विक्रम सिंह की माने तो आज और कल इसी प्रकार से प्रदेश भर में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम निदेशक ने कहा कि पहाड़ों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही मौसम निदेशक ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख मई की हो गई है और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी ये रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी और शाम रात तक कल से जो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आज और कल जो है दिन तक जो है जो एक्टिविटी वो बनी रहेंगी, अभी भी हल्की से मध्यम बारिश है वो मिलेगी। और साथ ही जो ओलावृष्टि है पहाड़ों में कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो है स्क्वाल भी है तो वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पहाड़ों में। नमस्कार। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलते इस खबर पे उनके साथ। रोहित, जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी आ गई है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश से बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल सकती है। बिल्कुल देखिए, यह बात बिल्कुल सच है कि प्रदेश में पिछले 24 से 48 घंटे के बीच हुई भारी बारिश के चलते जो है तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन खासकर अगर उत्तराखंड की हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो यह भारी बारिश होने से जो है जहाँ राहत कम मिलती है और नुकसान ज्यादा होता है। इस बात को बेहद समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर लगातार बारिश होती है 24 घंटे तो उसमें दिक्कत यह है कि लोगों को तापमान में गिरावट मिल जाएगी, लोग गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की आम जनजीवन जो होता है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों पर अगर लगातार बारिश होती है तो भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो फिलहाल जो लगातार बारिश हो रही है उससे काफी दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान समय में चारधाम की यात्रा भी संचालित हो रही है, तो चारधाम की यात्रा के दौरान भी जो यात्री आ रहे हैं उनको तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए, क्योंकि पूरा जो एरिया है वह हिल एरिया है। ऐसे में जाने वाले यात्रियों को खासकर तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग होता है तो किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इन सब चीजों को लेकर के। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्रों से आते हैं वहां पर गर्म का माहौल है, ऐसे में अधिक कपड़े लेकर के नहीं आते, खासकर गर्म कपड़े लेकर के नहीं आते। तो ऐसे में अगर तापमान लगातार बारिश होती है तो उससे इससे पहले भी जो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, इनके जो तापमान है वहाँ पे कम होता है, वहाँ हमेशा ठंड ही रहता है। लेकिन अब ऐसे में बारिश होती है तो वहाँ का ठंड का कहर जो है और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था उसके तहत जो शुरुआती दौर में जारी किया गया था 21, 22, 23, 24 के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया था। और मुख्य रूप से 23 तारीख यानी कि जो एक दिन बीता है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट, और 24 तारीख यानी कि आज के दिन के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका असर देखने को मिला कि कल यानी 23 तारीख को प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश देखा गया। और आज सुबह से राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कहे तो पूर्वानुमान जारी किया था और सच साबित हुआ है, और आज येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। जी।
लेकिन रोहित, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि जैसे मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, तो लोग जो आम जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, वो किस तरह की सावधानी यहाँ पर बरत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम आम जनता की बात करें तो वो उससे पहले भी काफ़ी जागरूक हैं क्योंकि वो लगातार यहीं पर रह रहे हैं और जी। उन्हें यहाँ की स्थितियों के बारे में पता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए, क्योंकि अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को देखें तो हालांकि कोविड के 2 साल को निकाल दें तो उससे पहले यानी 2019 से पहले हर साल जो है करीब 3.5-4 करोड़ यात्री जो है यानी पर्यटक जो है उत्तराखंड आते रहे हैं। तो इनकी भारी संख्या रहती है, साल भर पर्यटन चलता है तो साल भर के हिसाब से अगर देखें तो जो यात्री आते हैं उनको काफी जागरूक होने की जरूरत है, खासकर मानसून की सीजन में, क्योंकि अभी उत्तराखंड में मानसून करीब 12 या 15 जून तक दस्तक दे देगा। तो उसमें के बाद जो है लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वर्तमान समय में बारिश हो रही है तो बारिश के दौरान जो स्थानीय लोगों को पता है कहाँ भूस्खलन हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को नहीं पता है। यही वजह कि स्थानीय लोग अपनी व्यवस्था थोड़ी बना के चलते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को कोई जानकारी न होने के चलते ही उनको काफी नुकसानों का सामना करना पड़ता है। जी। यही वजह है कि जो यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, सैलानी के रूप में आ रहे हैं, उन सभी को थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है, खासकर मानसून सीजन के दौरान और जब बारिश हो उस दौरान। तो ऐसे बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और जी, बारिश भी बिल्कुल। रुक रुक के हो रही है, तो ऐसे में दिक्कतें ना बढ़े इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी, जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना प्रदेश में संचालित हो रहे 192 मदरसों पर अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद से संचालित मदरसे जो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें बंद किया जाएगा। तो जितने भी मदरसे शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दी है। उनका कहना है कि जितने भी मदरसे इस वक्त शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में देखा जाए तो कुल 192 मदरसे इस लिस्ट में शामिल हैं जो शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसकी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दी है। उनका कहना है कि जो भी मदरसे शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना अब तक संचालित होते आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या हो सकता है उन्हें बंद भी कर दिया जाए। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक निकली है। उत्तरकाशी जनपद में कल तेज मूसलाधार बारिश जारी है और आपको बता दें बारिश के कारण यहां ठंडक भी बढ़ गई है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में ठंडक के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है क्योंकि यहां की अधिकांश फसल बारिश पर ही निर्भर करती है। आपको बता दें कि कल से ही उत्तराखंड में तेज मूसलाधार बारिश जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है क्योंकि कई यहाँ पर ऐसी फसलें हैं जो किसान ऐसी फसलों की यहाँ पर खेती करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बारिश पर निर्भर होती है। तो ऐसे में मूसलाधार बारिश से कहीं ना कहीं किसान को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें यात्रियों की, जिस तरह से चार धाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में जारी है, तो ऐसे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ये जो मौसम है, ये जो बारिश है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा है क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं वो ऐसे मौसम के आदी हो गए हैं। उन्हें सावधानियां पता है, वो किस तरह से खुद को इस मौसम में ढाल सकते हैं, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। लेकिन खास तौर पर जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, चार धाम यात्रा की बात कर ली जाए या जो भी सैलानी, जो भी पर्यटक यहाँ पर उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई ठंडक और ये तेज मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। लेकिन किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों की जो फसलें हैं उन्हें कहीं ना कहीं जीवनदान मिलता नजर आ रहा है क्योंकि किसानों की कई फसलें ऐसी हैं जो पूरी की पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करती है, पानी पर निर्भर करती है। और ऐसे में जिस तरह की बारिश इस वक्त देखा जाए उत्तराखंड में हो रही है, तो उससे किसानों को राहत मिल रही है, किसानों की फसल बर्बाद होने से बच रही है।
उत्तराखंड में इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर स्कूलों के छुट्टियों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें इस बार 31 मई तक स्कूलों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस है और इस दिन सभी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई जाएगी। डीजी शिक्षा ने कहा कि छात्रों में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ सके और वो इसका सेवन ना करे और दूसरों को भी सेवन ना करने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए विभाग की तरफ से सभी छात्रों को तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। तंबाकू स्वास्थ्य देखिए 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार उसको पूरे भारतवर्ष में बृहद स्तर पर आयोजन उसका किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सारे जो हमारे विद्यालय उनको खोलने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चों को उस चीज़ के प्रति जागरूक किया जा सके कि जो हमारा तंबाकू उसका सेवन न करें, उसके संबंध में शपथ भी दिलाई जाएगी। उसी के दृष्टिगत इसको खुले रखने का निर्णय लिया गया। देखिए 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी विशेष कार्यक्रमों के जरिए समारोह के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा 1 जून से 15 जून तक केंद्र की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ सभाओं और सेमिनारों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शिरकत करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये स्वर्णिम 8 वर्ष सेवा और सुशासन को समर्पित किए गए। जिस तरह से देश की आम गरीब जनमानस, किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई, डीबीटी के माध्यम से जो सीधा पैसा उनके खातों में हस्तांतरित किया गया, योजनाओं का लाभ सीधे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ, इसको पूरी देश की जनता और विश्व ने सराहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। प्रदेश में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग सख्त हो गया है। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें शराब की ओवर रेटिंग को लेकर अधिकारी शराब की दुकानों पर निगरानी कर रहे हैं। आबकारी आयुक्त की माने तो अगर कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से मदिरा के संदर्भ में ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही है। सभी जनपद के हमारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो स्पेशली हर जगह पे निगरानी रखें और समय समय पे दुकानों का निरीक्षण करते रहें और अगर लापरवाही उनकी संज्ञान में आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों हमने इसी संबंध में जनपद के सभी अधिकारियों की मीटिंग करके सख्त निर्देश दिए हैं और हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसको भी सक्रिय किया गया है ताकि कहीं किसी जनता को संबंध में शिकायतें हैं तो उस पर दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग सख्त हो गया है। शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया है और ओवर रेटिंग को लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ऐसे में आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है और आबकारी विभाग ने कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार शराब की ओवर रेटिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग बिल्कुल सख्त मूड में आ गया है और तुरंत एक्शन को लेकर भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर कोई भी दुकानदार शराब की ओवर रेटिंग करता हुआ पाया जाता है या उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ओवर रेटिंग पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो शराब ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लगातार तमाम शराब के जो दुकान है वहां पर चेकिंग की जा रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पौड़ी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है, वहीं बारिश के दौरान ओलावृष्टि भी हुई है और इस ओलावृष्टि से सब्जी और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है।
पौड़ी में अचानक मौसम बदलने से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत तो मिली ही है, लेकिन ओलावृष्टि होने की वजह से जो किसानों की फसलें हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहां देश में गर्मी चरम पर है, तो वहीं पहाड़ों पर बेमौसम बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से अल्मोड़ा के तापमान में गिरावट आई है और इस दौरान आई आंधी और तूफान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बदलते मौसम ने जहां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी की है, तो वहीं पहाड़ों पर घूमने आए पर्यटकों के लिए ये एक नया एहसास है। अल्मोड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है और आंधी तूफान ने भी अपने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहीं ना कहीं जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए ये मौसम बेहद खुशनुमा साबित हो रहा है। प्रदेश में देर रात से बारिश हो रही है। इसी कड़ी में पहाड़ों की रानी मसूरी में भी देर रात से बारिश हो रही है। इस दौरान बारिश होने के बाद मसूरी में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वहां का मौसम सुहाना हो गया है। देश विदेश से मसूरी आए पर्यटक भी इस बारिश के मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की आशंका जताई है। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं बात करें हरिद्वार की, तो सुबह से ही आई तूफान में एक युवक की मौत हो गई है। युवक बाइक से किसी काम से घर से बाहर निकला था। लक्सर गांव में पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हो गया है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह आई तूफान में एक युवक की मौत हो गई है। पेड़ की शाखा टूटकर युवक के ऊपर गिर गई थी, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार की ये खबर बताई जा रही है, जहां पर तेज आंधी तूफान की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। एक पेड़ की शाखा टूटकर युवक के ऊपर गिर गई थी, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। हरिद्वार की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह से आई आंधी तूफान की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। युवक घर से बाइक से किसी काम के लिए घर से बाहर निकला था, किसी काम के लिए बाइक से जा रहा था और इसी बीच लक्सर गांव में पेट्रोल पंप के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया। पेड़ की शाखा टूटकर युवक के ऊपर गिर गई और इस वजह से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह आए तूफान में एक युवक की मौत हो गई है। बाइक से किसी काम से घर से बाहर निकला था युवक और लक्सर गांव में पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। आंधी तूफान की वजह से पेड़ की शाखा टूटकर युवक के ऊपर गिर गई और इस हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार की ये खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने हरिद्वार में दस्तक दी है। आपको बता दें कि कई रिकॉर्ड तोड़े हैं आंधी तूफान ने और ऐसे में ये एक दर्दनाक हादसा भी हुआ है, जहां पर एक युवक के ऊपर पेड़ की शाखा